स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर के साथ में। आज का जो लेक्चर है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के इर्द गिर्द रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कहता है कि अगर गुड्स का कोई आप अदर यूज कर लेते हो तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो पहले हम गुड्स के फंडामेंटल पार्ट को एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। हालांकि थ्योरेटिकल पार्ट में हमने ऑलरेडी डिटेल में कवर किया है, फिर भी एक बार रिकैप करना चाहेंगे गुड्स के फंडामेंटल पार्ट को। तो देखिए, जैसे जब भी हम कोई बिजनेस रन करते हैं तो बिजनेस को रन करने के लिए हमें बहुत सारी वस्तुएं खरीदनी पड़ती है। बिजनेस को रन करने के लिए हमें बहुत तरह की अलग अलग प्रकार की वस्तुएं परचेज करनी पड़ती है और हर वस्तु को परचेज करने का हमारा एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। हर वस्तु को परचेज करने का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। वो पर्पस डिसाइड करता है कि जो हमारा वो आर्टिकल है, जो हमारी वो वस्तु है, बिजनेस में किस तरह से उस वस्तु का बिजनेस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाएगा। बात समझना, जब भी हम कोई आर्टिकल, कोई वस्तु परचेज करते हैं तो किस इंटेंशन से खरीदते समय, जिस इंटेंशन से हम वो परचेज कर रहे हैं, वो इंटेंशन ये डिसाइड करेगा कि उस वस्तु का खरीदते समय हमारी बुक्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो सामान्यतः हम कोई भी आर्टिकल जब परचेज करते हैं उसका जो इंटेंशन होता है वो दो पर्पस के लिए होता है। सामान्यतः मैं बात कर रहा हूं, सामान्यतः किसी भी वस्तु को परचेज करते समय हमारे दो इंटेंशन होते हैं। एक होता है उसको हमारी बिजनेस में एज एसेट्स यूज करना और एक होता है उसको रीसेल करना। मीनिंग ये हुआ कि एसेट्स का हमारी बुक्स में मीनिंग क्या है, ये फंडामेंटल पार्ट में मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूं। यहां पे समराइज फॉर्म में ये समझ लीजिए, किसी भी वस्तु को अगर आप इसलिए परचेज करते हो, किसी भी वस्तु को अगर आप इसलिए यूज करते हो कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके बिजनेस में सपोर्टिव रोल में आती है। सपोर्टिव रोल के लिए अगर आप कोई वस्तु परचेज करते हो तो ऐसी स्थिति में हम उसे हमेशा क्या कहेंगे, एसेट्स कहेंगे। उसे हम हमेशा एसेट्स कहेंगे। और हमने ये देखा कि जनरली एसेट्स की कैटेगरी हम उन चीजों के लिए रखते हैं जिनका जिनका बेनिफिट जो है हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है। बात समझना, कभी भी आपने जब भी बिजनेस में कुछ भी खरीदा, कोई वस्तु खरीदी, तो जो इंटेंशन होगा, एक इंटेंशन होता है खरीदने का। इंटेंशन ये होता है कि भैया इस वस्तु को हम इसलिए खरीद रहे हैं ताकि उसको वापस हम रीसेल करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। और एक पर्पस ये होता है कि उसको हमारे बिजनेस में हम रखेंगे, वो वस्तु हमारे बिजनेस के अंदर क्या होने वाली है, हमें सपोर्टिव रोल में काम आएगी, मैन्युफैक्चरिंग में काम आएगी, हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने में वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी। मीनिंग ये हुआ कि उसको होल्ड करने का इंटेंशन जो है, खरीदने का जो इंटेंशन होता है वो रीसेल करना नहीं होता है। उसको इसलिए नहीं खरीदते कि इसको खरीदेंगे और फिर उससे प्रॉफिट जनरेट करेंगे। अगर
ऐसा इंटेंशन नहीं है तो वो हमारी फिक्स एसेट्स होती है। ये क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? ये क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है कि ये क्लासिफिकेशन ही डिसाइड करेगा कि उस वस्तु का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करना है। हमने एसेट्स की डेफिनेशन बताई थी कि जहां हमने कुछ खरीदा और उस वस्तु का अकाउंटिंग बेनिफिट है, उस वस्तु का जो बेनिफिट है हमें, उससे जो बेनिफिट हमें मिल रहा है मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में अगर हमें मिलता है, अगर कोई भी वस्तु का बेनिफिट जो है हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, तो हमने उसे फिक्स एसेट्स का नाम दिया था। और हमने ये कहा था कि जब भी कोई वस्तु का बेनिफिट जो है आपको मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में वो वस्तु हमेशा खुद के नाम से आएगी। अगर जैसे वर्ड था फर्नीचर परचेज, वर्ड क्या था? फर्नीचर परचेज फॉर बिजनेस यूज, तो हमने फर्नीचर को खुद को हमारी बुक्स में लेके अकाउंटिंग एंट्री की थी। पर कुछ वस्तुएं ऐसी भी खरीदी थी हमने जिसका जो बेनिफिट है वो हमें ओनली वन अकाउंटिंग पीरियड में मिला था, ओनली वन अकाउंटिंग पीरियड में हमें उसका बेनिफिट मिला था। तो हमने उसको एक्सेस की फॉर्म में न रिकॉग्नाइज करके उसको एक्सपेंसेस के फॉर्म में रिकॉग्नाइज कर दिया। जैसे आपने कोई स्टेशनरी परचेज की और वो उसी साल कंज्यूम हो गई तो हो सकता है वो उसको आप P&L में ट्रीट कर लो, उसको एसेट्स के फॉर्म में बुक्स में नहीं लेके आओगे। मीनिंग ये हुआ कि ये सारे आइटम वो वाले हैं जिनको हम इस इंटेंशन से परचेज नहीं कर रहे कि इनको रीसेल करके प्रॉफिट कमाना है। ये हमारा इंटेंशन खरीदते समय नहीं था। तो जो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो फिक्स एसेट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है वो ऑलरेडी हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं, इसको वहां पे करेंगे। अगले क्वेश्चन के अंदर आ रहा है, एक बार वहां फिर से एक बार समराइज करेंगे। बात करते हैं ऐसे गुड्स की जिसको हम खरीद ही इसलिए रहे हैं कि उसको हम रीसेल करके प्रॉफिट जनरेट करेंगे। ऐसे गुड्स जिनको रीसेल करके प्रॉफिट जनरेट करना हमारा इंटेंशन होता है, ऐसे गुड्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, ऐसे आइटम का किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, ये हमें समझना है। तो हमने कहा ऐसे आर्टिकल जिनका डायरेक्टली जो पर्पस होता है वो उस गुड्स को रीसेल करके प्रॉफिट जनरेट करना होता है, वो हमारी बुक्स में हम उसको जो नाम देंगे वो देंगे गुड्स। जब भी आप ऐसा कुछ परचेज करोगे वो हमारे लिए गुड्स की डेफिनेशन में आता है। और गुड्स की डेफिनेशन का मीनिंग ये हुआ कि अब वो आइटम जो है ना इस कैटेगरी का नहीं है, एसेट्स वाली कैटेगरी का नहीं है। और जब इस कैटेगरी का नहीं है तो हम उसको उसके नाम से बुक्स में नहीं लेके आएंगे। उसको गुड्स को हमारी बुक्स में लाने के लिए क्या क्या नाम चलन में हमारे बिजनेस में है वो हमें समझना है। गुड्स का इनफ्लो होगा, जब माल खरीदेंगे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, माल जब बेचेंगे उस टाइम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये हमें समझना है गुड्स के अंदर। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या गुड्स हो सकता है, इसके लिए हम हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला जो पार्ट है वो हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न, और दूसरा जो हो गया वो हो गया कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मतलब ये हुआ कि अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपके लिए गुड्स की डेफिनेशन कुछ अलग है, और अगर आप मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन में आ रहे हो तो ऐसी स्थिति में आपके गुड्स की डेफिनेशन कुछ अलग रहेगी। ट्रेडिंग कंसर्न की अगर बात करें, अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग कंसर्न के लिए भैया गुड्स क्या होता है,
तो ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब ये हुआ वो संस्थाएं, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो माल परचेज करती है और जिस फॉर्म में परचेज किया उसी फॉर्म में वापस सेल आउट कर देती है, अपने हैंड से, अपनी तरफ से उसके गुड्स के रूप में, उस माल के रूप में कोई परिवर्तन नहीं करता है, वो होती है हमारी ट्रेडिंग कंसर्न। तो ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोडक्ट क्या होते हैं ये भी हम फंडामेंटल पार्ट में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो ट्रेडिंग कंसर्न कौन सी हुई? ट्रेडिंग कंसर्न कौन सी हुई? जो कभी भी माल जब परचेज करेगी, जिस फॉर्म में उसने परचेज किया, जैसे मान लीजिए ये चार्जर है, मैंने एक कंपनी से परचेज किया और अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने के बाद में सेल आउट कर दिया। मैंने ये पेन परचेज किया और अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके एज इट इज सेल कर दिया। यानी कि ट्रेडिंग कंसर्न हमने उन ऑर्गेनाइजेशन को कहा था जो गुड्स परचेज करती है और बिना कुछ एफर्ट्स किए उसको अपना प्रॉफिट जोड़ के आगे सेल आउट करती है, उस गुड्स के रूप में कोई बदलाव नहीं करती है, वो कहलाती है ट्रेडिंग कंसर्न। तो ऐसे ट्रेडिंग कंसर्न के लिए जब भी कोई गुड्स परचेज करेगा इस इंटेंशन के साथ कि भी मुझको तो उसको सेल आउट करना है। तो जब भी कोई माल परचेज करेगा, जब भी कोई आर्टिकल परचेज करेगा, परचेज विथ इंटेंशन, इस इंटेंशन से कोई भी परचेज करेगा, एनी परचेज विथ इंटेंशन टू रीसेल एंड जनरेट प्रॉफिट, इंटेंशन टू रीसेल एंड जनरेट प्रॉफिट। कुछ भी वो परचेज करेगा, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस है, मान लीजिए आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का बिजनेस है, आपने एयर कंडीशन खरीदी ताकि रीसेल करके प्रॉफिट कमाए, आपने टीवी खरीदी ताकि रीसेल करके प्रॉफिट कमाए, आपने ये लाइट्स खरीदी ताकि उसको रीसेल करके प्रॉफिट कमाओगे। तो ऐसी स्थिति में आपका गुड्स क्या कहलाएगा? हर वो आइटम जिसको आप इस इंटेंशन से परचेज कर रहे हो कि भैया मुझे इसको परचेज करना है, अपना प्रॉफिट ऐड करना है और किसी पार्टी को सेल करना है, तो ऐसी स्थिति में वो सारा का सारा माल उस बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। और ऐसी सारी की सारी परचेज विच इज पार्ट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, विच इज पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या हुआ? विच इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसका मीनिंग ये हुआ कि सामान्यतः आप ये काम करते हो, अगर आपने कोई एक्सेप्शनल काम कर दिया और वो काम हो सकता है कि सेल भी हो गया, परंतु वो कभी भी आपका गुड्स नहीं कहलाएगा। सिंपल मीनिंग हुआ, मान लीजिए मेरे बिजनेस के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट के लिए मैंने एक सोफा खरीदा और उसकी कॉस्ट आ गई मुझे 10,000 रुपीज। वो इंस्टॉल होने वाला ही था और मेरा एक फ्रेंड आ गया, उसने बोला यार तो ये सोफा बहुत अच्छा है, एक काम कर ये मुझे दे दे। तो मैंने उसको जब देने से मना किया, उसने बोला ऐसा काम कर, तूने 10,000 में खरीदा, मुझे 15,000 में दे दे। मुझे प्रॉफिट लगा, मुझे लगा मैं फिर से मंगा लूंगा। तो मैंने वो सोफा सेट जो था, फर्नीचर था, वो था एज इट इज मेरे फ्रेंड को दे दिया। बात समझना। तो क्या ये सेल तो हुई, प्रॉफिट भी कमाया, तो क्या ये मेरा गुड्स कहलाएगा? नहीं, ये मेरा सामान्य कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। मान लीजिए ये रूटीन
कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, मेरी ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है। सामान्यतः मैंने एग्जांपल दिया, मैं इलेक्ट्रिसिटी आइटम में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डील करता हूं, ये एक्सेप्शनल सेल हो गया, तो इसको मेरा कभी भी, इसकी जो सेल है कभी भी मेरा ट्रेडिंग या P&L का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो जो हमारी सामान्य कोर्स के अंदर, सामान्य बिजनेस कोर्स के अंदर जो भी हमने परचेज की इस इंटेंशन से कि भी इसको सेल आउट करके प्रॉफिट कमाना है, वो हमेशा हमारा गुड्स कहलाएगा, वो हमेशा हमारा गुड्स कहलाएगा। इसी तरह से हमने देखी ट्रेडिंग कंसर्न, उनके लिए हमने कहा गुड्स कौन सा है जिसको कि इस इंटेंशन से परचेज किया है कि भैया सेल करके प्रॉफिट कमाना है। और यहां जो सेकंड कैटेगरी है वो है मैन्युफैक्चरिंग वाली कैटेगरी, और मैन्युफैक्चरिंग वाली कैटेगरी के लिए गुड्स क्या होता है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी, अगर कैटेगरी को मैं डिफाइन करूंगा तो ये वो बिजनेस यूनिट होते हैं जो कुछ आइटम खरीदते हैं, उस आइटम के ऊपर कुछ रॉ मटेरियल खरीदते हैं, कुछ रॉ मटेरियल खरीदते हैं और उस रॉ मटेरियल के ऊपर क्या करते हैं, कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स और कुछ और आइटम लगाते हैं और प्रोसेस्ड हो जाते हैं। उसको ये बोलेंगे कंज्यूम्ड इन, अदर आइटम भी लगाते हैं, अदर आइटम विच आर कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। ठीक है भैया, कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। तो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की पहले अगर मीनिंग की बात करेंगे तो वो होते हैं जो कुछ आइटम परचेज करते हैं, उस आइटम के ऊपर कुछ लेबर लगाते हैं और लेबर के साथ साथ कुछ और आइटम भी लगा के मिक्स करके उसका रूप बदल देते हैं। एग्जाम्पल मैंने कहा, अगर आप फर्नीचर मेकर हो तो देखिए लकड़ी आपके लिए रॉ मटेरियल हो गई, लकड़ी जो हुई वो आपका लिए क्या होगी, रॉ मटेरियल हो गई। लकड़ी के साथ में मान लीजिए आपने स्पंज में, फर्नीचर में कन्वर्ट करने के लिए आपको स्पंज लगता है, लेदर का कवर लगता है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे एल्यूमिनियम या लोहे के आइटम जैसे कील वगैरह इस तरह के आइटम लगते हैं, तो और भी बहुत सारे कंज्यूमेबल आइटम्स होंगे। तो आपके गुड्स क्या है, जो रॉ मटेरियल आपने परचेज किया है वो आपके लिए गुड्स है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो तो पहला जो आपका गुड्स हुआ वो हुआ रॉ मटेरियल जिसके ऊपर आप मेन काम करने वाले हो। वो सभी कंज्यूमेबल आइटम जो ड्यूरिंग द प्रोसेस कंज्यूम हो जाएंगे, हो सकता है कि फिनिश गुड्स के टाइम में हमें वो दिखाई ही नहीं देंगे। आपके फर्नीचर के अंदर जो कील, छोटी छोटी कील लगी हुई है, फेविकॉल लगी हुई है, हो सकता है आपको दिखाई भी नहीं दे, फिर भी ऐसा आइटम जब भी आप परचेज करोगे वो आपका गुड्स ही कहलाएगा। तो जो रॉ मटेरियल है जो हो सकता है दिखाई देता हो वो भी हमारे लिए गुड्स है। वो आइटम जो कंज्यूम्ड हो गए उस प्रोसेस के दौरान, जब हम उस आइटम का रूप बदल लेते हैं, अभी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे आइटम भी गुड्स होते हैं। और साथ ही साथ जो फिनिश्ड प्रोडक्ट निकलेगा, रेडी प्रोडक्ट निकलेगा, जिसको कि हम सेल आउट करके प्रॉफिट कमाएंगे, वो भी हमारी गुड्स की ही डेफिनेशन कहलाती है। यानी कि अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं तो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स, ये तीन तरह के आइटम, ये वो आइटम हो गए जो रॉ मटेरियल है, बेसिक मटेरियल है, ये वो हो गए जिनके ऊपर कुछ काम चल रहा है और ये इसके ऊपर काम करने के टाइम हो सकता है कंज्यूम होके दिखाई भी नहीं दे, कोई बात नहीं। और ये वो हो गए जो फाइनल आउटपुट है जिसको कि सेल आउट करके प्रॉफिट कमाना है। मेरा मीनिंग ये हुआ कि ये तीनों के तीनों आइटम हमारे बिजनेस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए क्या हो जाएंगे, गुड्स की डेफिनेशन में आएंगे। तो एक प्रोडक्ट कब गुड्स होता है और कब नहीं होता है, ये डिपेंड करता है किस इंटेंशन से आप परचेज कर रहे हो। या तो आप डायरेक्टली सेल आउट करने के लिए परचेज कर रहे हो, या उसके ऊपर काम करके सेल आउट करके प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो।
तो ऐसी स्थिति में जो भी परचेज होगी वो गुड्स कहलाएगी। और गुड्स, अगर एक बार आप गुड्स की कैटेगरी में आ गए तो आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा ये हमें समझना है। क्योंकि जब आप एक बार गुड्स की डेफिनेशन में करोगे तो फिर आप हमारी फिक्स एसेट्स की डेफिनेशन में नहीं हो। तो फिक्स एसेट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग तरीके से होता है और हमारे गुड्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग तरीके से होगा। ये अभी हमें समझना है। तो मैं अगर बात करूं गुड्स की कि गुड्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो देखिए हमारे बिजनेस के अंदर अगर मैं गुड्स की बात करूं तो जब भी मैं गुड्स को माल को परचेज करूंगा, खरीदता हूं, बाई करता हूं, 4 तरह की सिचुएशन समझिए। अगर कब मेरे बिजनेस में ये गुड्स का इनफ्लो होता है वो समझते हैं। गुड्स का इनफ्लो कैसी स्थिति में होता है और उसका आउटफ्लो कब होगा। इनफ्लो का मतलब बिजनेस में आया कब और गया कब, आउटफ्लो। हमारे गुड्स का इनफ्लो का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होगा और कैसी परिस्थितियां होगी जब हमारे बिजनेस के अंदर गुड्स का इनफ्लो हुआ। जब भी हम कोई भी गुड्स को बाई करेंगे, इनफ्लो का जो पहला जो तरीका होता है वो होता है बाई करने के लिए। बाई का मतलब होता है खरीदना। तो जब भी हम गुड्स को खरीदेंगे, अब समझना, चाहे वो रॉ मटेरियल था, चाहे वो कंज्यूमेबल आइटम थे, ठीक है, और चाहे वो रूटीन आइटम थे जिनको कि डायरेक्ट सेल आउट करना है। तो गुड्स को जब हम बाई करेंगे, जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, माल खरीदा गुड्स परचेज, तो हमें ये ध्यान रखना है ऐसी स्थिति में हमारी बुक्स के अंदर, जर्नल के अंदर जो अकाउंट आने वाला है उस अकाउंट का नाम क्या है। उस अकाउंट का जो नाम है वो है परचेज। उस अकाउंट का नाम क्या रहेगा, वो रहेगा परचेज अकाउंट। आप स्पेसिफिकली ध्यान रखना, मैंने कहा था कि गुड्स कभी भी अपने नाम से हमारी बुक्स में नहीं आता है, तो हम हमेशा परचेज अकाउंट को हमारी बुक्स में लेके आएंगे। जब भी हम ऐसा माल खरीद रहे हैं, बाई कर रहे हैं, उस टाइम हमारी बुक्स के अंदर जो अकाउंट क्रिएट होगा वो होगा परचेज अकाउंट। और ये जो परचेज अकाउंट है, ये परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट हो गया, ये परचेज अकाउंट जो है वो हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो चलिए मैं एक काम करता हूं, पहले मैं गुड्स का इनफ्लो और आउटफ्लो बताता हूं, फिर उसके डेबिट और क्रेडिट के रूल बताता हूं। ठीक है भैया। तो जब भी मैंने बाई किया ऐसे गुड्स को, खरीदा है, मेरे लिए ओनली परचेज अकाउंट आएगा, मैं उस गुड्स का नाम नहीं लिखूंगा। जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि आप एक टिम्बर मर्चेंट हो और आपने वुड खरीदी है, तो वुड नाम से मेरी बुक्स में एंट्री नहीं आएगी। लकड़ी अगर आप खरीदते हो तो मेरी बुक्स में ये नाम से नहीं आएगी। मेरी बुक्स में जो अकाउंट आने वाला है दैट इज परचेज अकाउंट ओनली, सिर्फ परचेज, बस परचेज अकाउंट को मैं मेरी बुक्स में लेके आऊंगा। ठीक इसी प्रकार अगर इस गुड्स को जब मैं सेल आउट करता हूं, ठीक है, जब मेरे आउटफ्लो की बात करते हैं तो ये जो गुड्स होगा, अगर मैं उसको बेचता हूं, अगर मैं इसको सेल आउट करता हूं, आउटफ्लो का मतलब हुआ, आउटफ्लो मतलब मेरे यहां से बिजनेस से वो माल गया है, तो जो सबसे पहला तरीका होगा वो होगा सेल्स का। अगर मैं सेल करता हूं तो मुझे कौन सा अकाउंट मेरी बुक में लेके आना है। खरीदते समय मैं अकाउंट जो लेके आया वो लेके आया परचेज का अकाउंट। इसी तरह से जब मैं सेल कर रहा हूं तो उस टाइम मेरे पास जो अकाउंट मिलेगा मुझे, उसके लिए जो नाम है वो है सेल्स अकाउंट, SALES, सेल्स अकाउंट। तो बिजनेस के अंदर गुड्स का इनफ्लो कब होगा, जब पहली बार इनफ्लो कब होगा, जब आप माल खरीदोगे और माल खरीदने के लिए हमें जो अकाउंट मिला जिसको कि हमें जर्नल में लेके आना है,
जिसका कि लेजर में हमें अकाउंट क्रिएट करना है, दैट इज परचेज अकाउंट। इसी तरह से मेरे बिजनेस में जब माल जाएगा कब, जब मैं सेल आउट करूंगा। तो मैन्युफैक्चरर के केस में ये हो गया मेरा फिनिश गुड्स। मैन्युफैक्चरर के लिए केस में मेरे लिए फिनिश गुड्स होगा। उस फिनिश गुड्स को जब भी मैं सेल आउट करूंगा, मेरे लिए जो शब्द आएगा वो आएगा ओनली सेल्स, दैट्स इट। सेल्स वर्ड से रिकॉग्नाइज करूंगा, रिकॉग्नाइज करते हुए मैं अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड करूंगा। और फॉर ए ट्रेडिंग कंसर्न के लिए भी मैं सेल ही शब्द का यूज करूंगा। एक और तरीका है जहां से हमारे बिजनेस के अंदर गुड्स का इनफ्लो हो सकता है, वो क्या है देखिए, वो है मेरा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मीनिंग ये हुआ कि जब आपने माल बेचा था तब तो आपके यहां पे गुड्स का आउटफ्लो हुआ, परंतु जो आपकी पार्टी है उसको वो माल पसंद नहीं आया, उसने वापस रिटर्न कर दिया। वापस उसको मान लीजिए वो लेके गया, एक बार उसने बॉक्स खोला होगा या यूज किया होगा, आपने टर्म्स दी होगी कि भैया एक बार आप 4 दिन चेक कर लीजिए, पसंद नहीं आएगा मुझे वापस रिटर्न कर दीजिए। तो मेरे बिजनेस के अंदर इनफ्लो हो रहा है, पर ये मेरा बाई नहीं है, मैंने इसे खरीदा नहीं है, मेरी सेल कैंसिल हो गई है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर गुड्स रिटर्न होता है, ऐसी स्थिति के अंदर अगर गुड्स रिटर्न होता है, ठीक है, तो मैंने कहा ऐसी स्थिति में जब गुड्स रिटर्न हो जाएगा जो कि हमने पहले बेचा था, तो वहां पे मेरे लिए जो अकाउंट मिला मुझे वो है सेल्स रिटर्न। इस नाम से मैं उसे मेरी बुक्स में लेके आऊंगा। बात समझिएगा, ये मेरा परचेज नहीं है, बिजनेस के अंदर गुड्स का इनफ्लो हुआ है पर दैट इज नॉट माय परचेज, मैंने खरीदा नहीं है। इनफ्लो हुआ है, बिजनेस में गुड्स आया है, गुड्स पर ये गुड्स रिटर्न की स्थिति थी। स्थिति मतलब पहले मैंने सेल आउट किया और उस पार्टी ने मुझे रिटर्न कर दिया, तो मैं हमेशा उसे अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दूंगा, उसका नाम अलग तरीके से रखूंगा और वो नाम क्या होगा, सेल्स रिटर्न। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कोई परचेज किया हुआ आइटम मुझे पसंद नहीं आया, तो परचेज किया हुआ माल अगर मुझे पसंद नहीं आया, मैंने मेरी पार्टी को रिटर्न कर दिया, ऐसी स्थिति के अंदर मेरे पास जो अकाउंट आएगा वो होगा परचेज रिटर्न। तो यहां पे गुड्स का आउटफ्लो हुआ, देखिए क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया, पर आउटफ्लो सेल्स की वजह से नहीं हुआ। जो मैंने माल परचेज किया था, ये माल मुझे पसंद नहीं आया, मैंने पार्टी को रिटर्न कर दिया। क्योंकि हो सकता है जब मैंने माल खरीदा था मैंने पार्टी को बोला था भाई ये टर्म्स का माल होना चाहिए, मान ले वो टर्म्स कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो मैंने पार्टी को रिटर्न कर लिया। तो ऐसी स्थिति में मेरी बुक्स में जो अकाउंट आने वाला है वो है परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न यानी कि मेरे बिजनेस से गुड्स का जो आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो को ट्रीट करने के लिए सिर्फ 2 अकाउंट है, एक है मेरा सेल्स का अकाउंट, एक मेरा परचेज रिटर्न का अकाउंट। इसी तरह से मेरे बिजनेस में जो माल आएगा आते समय या तो वो परचेज के फॉर्म में होगा या वो सेल्स रिटर्न के फॉर्म में होगा। ये पार्टी ने मुझे माल रिटर्न किया है। ये 2 तरीके से बिजनेस में माल आता है या बिजनेस से माल जाता है। तो इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते समय हमें जब ये हिंट मिल जाएगा कि ये किस नेचर का ट्रांजैक्शन है, तो इन 4 शब्दों का ही प्रयोग किया जाएगा, न कि उस आइटम को अपने नाम से बुक्स में लाना है। हमें जहां हिंट मिल गया कि भैया ये तो गुड्स है, अब गुड्स के डेफिनेशन में आपको बता चुका हूं, आपको पता चल गया ये फिक्स एसेट्स नहीं है, ये गुड्स है, वहां इन 4 शब्दों का ही आपको प्रयोग करना है। अब मैं आपको ये समझाता हूं इन 4 शब्दों के साथ में इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, इनकी डेबिट और क्रेडिट के रूल क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं।
तो सबसे पहले हम देखते हैं गोल्डन रूल फॉर दिस ट्रांजैक्शन। ये चारों तरह के जब ट्रांजैक्शन हमारे पास आएंगे तो कैसी परिस्थिति में इन्हें डेबिट करना है और कैसी परिस्थिति में हमें इन्हें क्रेडिट करना है। तो जो पहला अकाउंट हमें मिला वो मिला हमें परचेज का अकाउंट। ठीक है भैया, पहला जो अकाउंट मिला वो मिला हमें परचेज का अकाउंट। अभी मैं बात करता हूं ट्रेडिशनल मेथड के अंदर। अंडर ट्रेडिशनल मेथड मेरा जो परचेज का अकाउंट है वो मेरा नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट कहता है कि जब भी आप एक्सपेंसेस या लॉसेस की बात करोगे तब आप हमेशा उसे डेबिट कीजिए। जब भी आप खर्चे की बात करोगे या लॉसेस की बात करोगे आप इस अकाउंट को डेबिट कीजिए। इसी तरह से नॉमिनल अकाउंट कहता है, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? अगर आप इनकम की बात करोगे, अगर आप इनकम की बात करोगे या रेवेन्यू की बात करोगे तो ऐसी स्थिति में आप इस अकाउंट को क्रेडिट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परचेज हमारे लिए हमेशा खर्चे को इंक्रीज करेगा। जब भी हम कोई माल खरीदेंगे तो हमारे बिजनेस के लिए हमारे खर्चे इंक्रीज हुए हैं तो मैं हमेशा हमेशा उससे डेबिट करने वाला हूं। बात करूंगा मैं मेरे सेल्स अकाउंट की। सेकंड नंबर जो मेरा अकाउंट हो गया, मेरा सेल्स का अकाउंट हो गया। तो मेरा सेल्स अकाउंट देखिए क्या होता है। सेल्स जो अकाउंट है ये भी मेरा नॉमिनल अकाउंट है, ये भी मेरा नॉमिनल अकाउंट है। और सेल्स का नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? खर्चे या लॉसेस की बात करोगे उस स्थिति में आप डेबिट कीजिए। इनकम और रेवेन्यू की बात करोगे तो मुझे क्रेडिट कीजिए। अब आप ये बताइए कि सेल्स ही तो हमारा सबसे बड़ा रेवेन्यू होता है। तो जब भी आप सेल करने वाले हो उस वक्त हमें इस अकाउंट को सामान्यतः क्रेडिट करना होता है। परचेज के टाइम में रूल क्या होंगे ये हमने देख लिए, और सेल्स के टाइम में अंडर ट्रेडिशनल मेथड क्या रूल अप्लाई करने हैं ये हमने समझ लिए। अब तीसरी स्थिति जहां हम बात करेंगे परचेज रिटर्न की। तीसरा जो अकाउंट है हमने कौन सा कहा? परचेज रिटर्न। चलिए भैया, परचेज रिटर्न जो है ये भी नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहलाता है? नॉमिनल अकाउंट कहता है कि भैया जब भी आप खर्चा या लॉसेस की बात करेंगे तब डेबिट कीजिए। इनकम या रेवेन्यू की बात करोगे उस वक्त आप क्या कीजिए? मुझे क्रेडिट कर दीजिए। यहां पे मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई खर्चा इंक्रीज होता है ऐसी स्थिति में तो हम डेबिट करते हैं, परंतु कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो जिसके अंदर हमारा खर्चा जो है वो डिक्रीज हो जाए। देखिए परचेज रिटर्न जो है, परचेज रिटर्न जो है वो, परचेज रिटर्न जो है वो हमारे लिए इनकम नहीं है, वो हमारा खर्चा जो था, पहले हमने खर्चा बुक कर लिया था, वो हमारा खर्चा डाउन हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जब भी खर्चा इंक्रीज की बात करते हैं तब किया जाता है डेबिट। और अगर मेरा कोई खर्चा डाउन होता है किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर तो मैं उसे क्रेडिट करूंगा। ये हमने बहुत अच्छे से समझाया आपको, क्योंकि मैंने कहा था कि हम हमेशा वैल्यू को पकड़ते हैं ना कि फिजिकल मूवमेंट को पकड़ते हैं। खर्चा जहां इंक्रीज होता है उसे डेबिट किया जाता है, पर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन मिलेगा जस्ट लाइक दैट जिसमें से पहला बुक्स में जो खर्चा, आपकी बुक्स में जो खर्चा हुआ है वो अगर आप फिर से डाउन कर रहे हो तो ऐसी स्थिति में डेबिट करने की जगह आपको करना है क्रेडिट। बात करूंगा मैं तीसरा अकाउंट, चौथा जो अकाउंट है मेरा, वो मेरा अकाउंट कौन सा है? सेल्स रिटर्न। तो सामान्यतः जो सेल्स होता है वो हमारे लिए रेवेन्यू की बात करते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो ये भी मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट ही है। पर यहाँ पे क्या हुआ, अगर खर्चा मेरा इंक्रीज होता है
तब तो मैं डेबिट करता हूँ। इनकम और रेवेन्यू मेरी अगर इंक्रीज होती है, ऐसी स्थिति में मैं क्रेडिट करता हूँ, परंतु सामान्यतः मैं क्या करता हूँ, क्रेडिट करता हूँ। परंतु यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में मेरा जो रेवेन्यू है एक बार बुक हो चुका था सेल्स के फॉर्म में, वो डाउन हो गया, तो मैं इसे डेबिट करते हुए आगे बढ़ूंगा। ये आपको ध्यान रखना है स्पेसिफिकली कि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है। अगर मैं रूल की बात करूं, अगर मैं हमारे नॉमिनल अकाउंट है, तो अंडर नॉमिनल अकाउंट मैं अंडर ट्रेडिशनल मेथड अगर मैं नॉमिनल अकाउंट की बात करूंगा, तो मैंने यहाँ पे क्या सीखा था, मैंने सीखा था कि जब भी कोई एक्सपेंसेस या लॉसेस की बात करता है तो मैं इस अकाउंट को डेबिट करता हूँ। ठीक इसी प्रकार मैंने ये सीखा था कि भैया मैं इनकम और रेवेन्यू की बात करता हूँ तो मैं हमेशा उसे क्या करता हूँ, क्रेडिट करता हूँ। ये गोल्डन रूल हम पहले ही ऑलरेडी सीख चुके हैं। हमें यहाँ एडिशनल क्या सीखना है, देखिए जब भी मैंने कहा जब भी एक्सपेंसेस लॉसेस को इंक्रीज करने की बात करूंगा, जब भी मेरे लिए कोई खर्चा हुआ तो ऐसी स्थिति में मैं इसे डेबिट करता हूं। पर हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो जहां आपने एक बार खर्चे को बुक कर लिया था, बाद में आपको रियलाइज हुआ ये खर्चा तो वापस कैंसिल हो गया, तो क्या मैं उससे क्रेडिट नहीं करूंगा? मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि हमारी बुक्स के अंदर हमारा जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है हमेशा वैल्यू से चलता है। वैल्यू का इंक्रीज होना मैंने आपको सिखाया था कि कम्स इन की पोजीशन होती है, वैल्यू का डिक्रीज होना मैंने कहा था गोज आउट वाली स्थिति हो सकती है। ठीक इसी प्रकार जब भी ऐसा कोई ट्रांजैक्शन मिलेगा जहां एक्सपेंसेस और लॉसेस अगर इंक्रीज हो रहे हैं, आप उसे डेबिट कीजिए। परंतु एक बार अगर आपका कोई खर्चा बुक हो गया, जैसे आपने माल खरीद लिया था, उस वक्त आपने माल क्या किया, परचेज को आपने डेबिट किया था क्योंकि आपका खर्चा इंक्रीज हुआ था। पर ऐसी परिस्थिति आ गई जहां आपने वो माल रिटर्न कर लिया, तो एक बार बुक हुआ खर्चा आपका कैंसिल हो गया। पहले आपने सोचा था कि 1 लाख का माल खरीदा, 10,000 का माल रिटर्न कर दिया, तो वो बुक हुआ खर्चा आपका डाउन हो गया, नाम उसका सेपरेट है। तो ऐसी स्थिति में परचेज रिटर्न को मैं क्रेडिट करूंगा क्योंकि मेरे बिजनेस से वो खर्चा कम हो गया है। अल्टीमेटली परचेज रिटर्न जाना तो परचेज के अंदर ही है। हम हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसके अंदर हमेशा नेट परचेज दिखाएंगे कि टोटल परचेज क्या है। इसी तरह से बात अगर मैं सेल्स की कहूंगा तो सेल्स के अंदर भी जब भी कोई इंक्रीज होने की बात होगा, मेरा सेल्स के अंदर जब मेरा रेवेन्यू इंक्रीज होगा, मैं हमेशा उससे क्रेडिट करता हूं। जब भी मैं रेवेन्यू या इनकम की बात करूंगा, मेरे बिजनेस में जैसे ही रेवेन्यू अगर इंक्रीज होगा तो मैं उसे क्रेडिट करूंगा। परंतु एक बार बेचा हुआ माल मेरा रिटर्न हो गया, तो ऐसी स्थिति में मेरा बुक रेवेन्यू डाउन हो रहा है, तो मुझे उसे डेबिट करना होगा। ये आप हमेशा ध्यान रखना। इस ट्रांजैक्शन को मैं पहले भी बहुत अच्छे से डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड वाली सिचुएशन में आपको बता चुका हूं, जहां पार्टी ने हमें चेक दिया था और हमने उसे डिस्काउंट अलाउड किया था, चेक रिटर्न हो गया, तो हमने डिस्काउंट जब चेक दिया था, डिस्काउंट अलाउड किया था तो डेबिट किया था, परंतु जैसे ही चेक रिटर्न हुआ हमने डिस्काउंट को कैंसिल कर दिया था, तो हमारा बुक हुआ खर्चा हमने डाउन कर दिया। इसके लिए मैंने क्रेडिट किया था। और ये मैंने कहा था, ये स्पेसिफिकली ध्यान रखना है हमें कि खाली खर्चे की बात मत करो, अंडर ट्रेडिशनल मेथड भी, अंडर ये मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिशनल मेथड के अंदर, अंडर ट्रेडिशनल मेथड भी आपको ये ध्यान रखना है, अंडर ट्रेडिशनल मेथड भी ध्यान रखना है, आपको वैल्यू से चलना है। खर्चा जब इंक्रीज होगा, जब भी खर्चे की बात करेंगे, नए खर्चे की बात करेंगे, खर्चा इंक्रीज होने की बात होगा, ऐसी स्थिति में डेबिट करना है, परंतु डाउन की स्थिति में आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। इसी तरह से रेवेन्यू जैसे जैसे आपके इंक्रीज होने वाले हैं
वह आप उसको क्रेडिट करोगे। परंतु एक बार बुक रेवेन्यू अगर किसी रीजन की वजह से कैंसिल हो जाता है या रिवर्ट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हम उसे करेंगे डेबिट। ये स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूं इन चारों अकाउंट की अंडर कौन सा मेथड, अंडर मॉडर्न अप्रोच। तो अंडर मॉडर्न अप्रोच जो है, मेरा जो परचेज अकाउंट है, देखिए ये परचेज और सेल्स दो अकाउंट हो गए। तो मेरा जो परचेज अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट हो गया, वो मेरा एक्सपेंसेस, परचेज जो अकाउंट है वो मेरा एक्सपेंसेस और लॉसेस को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट हो गया। एक्सपेंसेस और लॉसेस को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट हो गया। ठीक है, तो जब भी आप कोई माल परचेज करोगे तो ऐसी स्थिति में इनके जो नेचुरल बैलेंस होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं। परचेज के नेचुरल खर्चों के, एक्सपेंसेस के हमेशा नेचुरल बैलेंस डेबिट होते हैं। मीनिंग ये हुआ कि जब भी कोई खर्चा आपका इंक्रीज होने वाला है आप उसको फर्दर डेबिट करने वाले हो। परंतु ऐसे ट्रांजैक्शन जहां आपका खर्चा डाउन हो जाएगा तो उसे आप क्रेडिट करोगे। मीनिंग ये हुआ नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में काम हो गया। यानी कि परचेज रिटर्न वाली स्थिति अगर आ गई, मैं कहूंगा परचेज रिटर्न वाली जो स्थिति है वो इस सिचुएशन को कवर करेगी कि नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में आप कर रहे हो, इसके लिए उसे आप क्रेडिट करोगे। एंड रिजल्ट तो वही मिलेगा। बात करूंगा मैं सेल्स के साथ, तो सेल्स का जो मेरा सिचुएशन है, सेल्स मेरे रेवेन्यू और इनकम को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है। इनके जो नेचुरल बैलेंस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, हमेशा क्रेडिट होते हैं, वो हमेशा क्रेडिट होते हैं। और जैसे जैसे ये इंक्रीज होंगे मैं उसे क्रेडिट करता जाऊंगा। परंतु अगर मेरे सेल के डाउन करने की कोई बात करेगा, मेरा बुक रेवेन्यू अगर कम होता है, यानी कि सेल्स रिटर्न की अगर बात करेंगे, तो ऐसी स्थिति में मुझे नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में काम करना है, यानी कि इसे डेबिट करना होगा अंडर ट्रेडिशनल मेथड। ये हो गए गोल्डन रूल टू परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो ये आपको मैंने परिस्थितियां बता दी कि कहां पे, किन परिस्थिति में इन अकाउंट को डेबिट किया जाता है और इन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो हमने अब तक क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जो हमारा गुड्स है, जब भी परचेज की बात करेंगे, जब भी माल परचेज की बात करेंगे तो ऐसी स्थिति में हमेशा डेबिट किया जाता है। अगर सेल्स की बात करेंगे तो ऐसी स्थिति में हमेशा ये क्रेडिट किया जाएगा। इसी तरह से मैं परचेज रिटर्न की बात करूंगा, तो परचेज रिटर्न की जो स्थिति हो गई, इसके अंदर मेरा अकाउंट हमेशा क्या होगा, परचेज रिटर्न में मेरा हमेशा अकाउंट क्रेडिट होने वाला है। और सेल्स रिटर्न की अगर मैं बात करूंगा तो सेल्स रिटर्न की स्थिति में मेरा जो अकाउंट है वो हमेशा डेबिट होना है। ये क्यों होना है, इसका फंडामेंटल पार्ट मैंने आपको बहुत डिटेल में ऑलरेडी बता दिया। यहां बात करेंगे, मैंने कहा ये चार ही तरीके हैं जिससे बिजनेस में हमारे गुड्स का या तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता है। परंतु एक सिचुएशन ये होती है कि आपने गुड्स खरीदा, माल तो आपने परचेज कर लिया, बात समझिएगा, आपने माल परचेज कर लिया। परचेज करते समय तो आपका ये इंटेंशन था कि भैया मैं इसको सेल आउट करके प्रॉफिट कमाऊंगा। परचेज करते समय जो मेरा इंटेंशन था कि भी मैं इसको सेल आउट करके प्रॉफिट कमाऊंगा, पर ड्यूरिंग द ईयर आपने उसका कुछ अदर यूज कर लिया। आपने परचेज करते समय इंटेंशन क्लियर था, गुड्स की डेफिनेशन में माल था, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने ये इंटेंशन से लकड़ी खरीदी थी कि मैं इसको सेल आउट करके प्रॉफिट कमाऊंगा, आपको या इससे फर्नीचर बना के प्रॉफिट कमाऊंगा। आपने फर्नीचर भी बना दिया, पर आपने सोचा इसको सेल आउट न करें, मेरे खुद के बिजनेस में यूज कर लूं। अब
खरीदते समय तो आपने उसको बुक कर लिया परचेज अकाउंट के अंदर। बात समझना, खरीदते समय आपका इंटेंशन गलत नहीं था। ड्यूरिंग द ईयर आपको डिसाइड हुआ कि मुझे कुछ गुड्स चैरिटी में देना है या लॉस्ट हो गया, तो मेरे यहां से वैल्यू तो डाउन करनी है। तो ऐसी स्थिति में मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करूंगा वो अब मुझे समझना है। यानी कि मीनिंग ये हुआ कि जो मेरा गुड्स है उसका मैं अदर यूज अगर कर लेता हूं, अन्य कोई प्रयोग कर लेता हूं जो मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का नहीं है, अदर यूज विच इज नॉट पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस, तो ऐसी स्थिति में देखिए पहले क्या हुआ है, पहले हम ऑलरेडी परचेज कर लिया है गुड्स को हमने हमारी बुक्स में ऑलरेडी परचेज कर लिया है। पहले दिन पता होता ना कि मैं इसका कुछ और यूज करने वाला हूं, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते। परंतु यहां फर्क क्या पड़ गया कि जिस टाइम परचेज किया था उस टाइम हमने, जब ये गुड्स खरीदा था, हमने परचेज की डेफिनेशन में कवर किया था। हमें उस दिन लग रहा था कि हमारा गुड्स है, सेल करके प्रॉफिट कमाएंगे, ये हमें पता चल रहा था, कोई हमें दोहराई नहीं था। पर आगे कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई जहां पे हमने कुछ अदर यूज कर लिया। ये अदर यूज क्या हो सकता है, देखिए वो कैसा हो सकता है अदर यूज ऑफ गुड्स। देखिए क्या हुआ, अदर यूज ऑफ गुड्स क्या क्या हो सकता है, अदर यूज ऑफ गुड्स ये क्या क्या हो सकता है। एक सिचुएशन ऐसी हुई जहां मान लीजिए कपड़े की दुकान है, आपकी कपड़े की दुकान है, कुछ लोग आ गए, उन्होंने बोला कि भैया हमारे यहाँ पे एक अनाथ आश्रम है, उसमें आप कुछ कपड़े डोनेट कीजिए। यानी कि अब आपको आपका जो गुड्स है, पहले तो आपने परचेज में बुक किया था, आपका जो परचेज अकाउंट का बैलेंस है वो इंक्रीज हो रखा है, पर आपने उस गुड्स को चैरिटी के फॉर्म में यूज कर लिया या डोनेशन दे दिया किसी को। तो यानी कि जब मैंने माल परचेज किया था, तो जो मेरा परचेज का जो अकाउंट है, मान लो ड्यूरिंग द ईयर 7 लाख रुपीज था। अब बात करते हैं इस 7 लाख रुपीज में से 1 लाख रुपीज का माल, ये मेरा परचेज अकाउंट का बैलेंस है, ये मेरा परचेज अकाउंट का बैलेंस है। ड्यूरिंग द ईयर मैंने टोटल 7 लाख का माल खरीदा है। यही अकाउंट का बैलेंस मेरे ट्रेडिंग में शिफ्ट होने वाला था, जहां से मुझे मेरे बिजनेस के सही जीपी ग्रॉस प्रॉफिट का ज्ञान होगा। परंतु 7 लाख का माल तो खरीदा, ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ कि कोई पर्सन आ गया, उन्होंने कहा भी कुछ गुड्स आप चैरिटी के फॉर्म में दीजिए, और आपने डिसाइड किया कि 1 लाख रुपया मैं चैरिटी में दूंगा। तो देखिए आपका पर्पस खत्म हो गया। तो अब इस स्थिति में क्या होगा, मेरा परचेज अकाउंट में मैं क्या एडजस्टमेंट करूंगा, ये हमें देखना है। तो ऐसी परिस्थिति जहां आपने मान लीजिए चैरिटी में यूज कर लिया या डोनेशन के फॉर्म में यूज कर लिया, या वो जो गुड्स था उस गुड्स को मान लीजिए लॉस्ट हो गया। परचेज तो माल कर लिया, परचेज में खर्चा बुक हो गया, बाद में क्या हुआ, लॉस्ट बाय थेफ्ट हो गया, लॉस बाय थेफ्ट या फायर, मान लीजिए आग लग के कोई माल खराब हो गया, ऐसी कुछ परिस्थितियां हो गई। या फिर आपने उस गुड्स को ड्राइंग कर लिया, घर के पर्पस के लिए यूज कर लिया, घर के पर्पस के लिए यूज कर लिया, तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। या मान लीजिए किसी फिक्स एसेट्स को बनाने के लिए काम में ले लिया। मीनिंग ये हुआ, आप टिम्बर मर्चेंट हो, आपने लकड़ी का यूज करके ऑफिस के लिए फर्नीचर बना दिया। तो आपने अपना गुड्स जिस दिन परचेज किया था, आपका इंटेंशन था मैं सेल करूंगा, पर उसमें से 1 लाख रुपए का माल निकाल के अपने यहाँ पे फर्नीचर बना दिया। इसमें से कुछ माल निकाल के आप घर के यूज के लिए लेके चले गए। इसमें से कुछ माल लेके कुछ माल का आपको रास्ते में लॉस हो गया, आग से लॉस हो गया या चोरी हो गया। इसमें से कुछ माल आपने डोनेट कर दिया, इसमें से कुछ माल आपने
चैरिटी के फॉर्म में किसी को गिफ्ट कर दिया या फ्री सैंपल के फॉर्म में बांट दिया, आपने अपने प्रचार प्रसार के लिए फ्री सैंपल के फॉर्म में अगर इस गुड्स का यूज कर लिया, तो ऐसी स्थिति में हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने के लिए पहले मैं आपको एक बार मेरे अकाउंट की स्थिति क्या होती है हमारी बुक्स में वो समझाऊंगा, उसका कहां कहां इफेक्ट पड़ता है। जब मैंने परचेज अकाउंट डेबिट किया था माल खरीदते समय, तो उसका अकाउंटिंग इफेक्ट कहां कहां जाता है वो मैं आपको समझाने की पहले कोशिश करूंगा। मैंने कहा था कि जो हमारा जर्नल है, जर्नल का जो एंट्री करना हमारे पूरे अकाउंटिंग सफर में केवल पहला स्टेप है। तो एक बार जब आपने जर्नल तैयार कर दिया, उसके बाद में एक बार जब आपने जर्नल तैयार किया, आपने एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट, मान लीजिए नकद में माल खरीदा था, परचेज अकाउंट डेबिट मान लीजिए ये 10 लाख का माल आपने खरीदा, ठीक है, और 2 मैं मानता हूं कैश में किया, ये आपने जनरल एंट्री की जब आपने माल खरीदा। अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप ये होता है कि आप लेजर के अंदर अकाउंट क्रिएट करते हो, जो हमारी लेजर बुक है उसके अंदर हर एक का अकाउंट क्रिएट करते हो। तो आप एक अकाउंट क्रिएट करोगे परचेज का। अगला जो स्टेप है वो क्या है? आप क्या करने वाले हो? परचेज का एक अकाउंट क्रिएट करने वाले हो। परचेज अकाउंट मान लीजिए साल भर की सब मिला के 10 लाख रुपीज थी, सब मिला के मान लीजिए 10 लाख रुपीज थी। ये स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना होता है अकाउंटिंग के अंदर। ये परचेज का अकाउंट ही हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में शिफ्ट होगा, जिससे हमें हमारे बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा। तो बात यह है कि आपने 10 लाख का माल खरीदा और अब क्या हुआ? अब यह हुआ कि आपने उसको किसी और पर्पस के लिए यूज कर लिया। तो क्या ये 10 लाख ही मैं सीधा सीधा मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में लेके चले जाऊं? मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जितने भी स्टेटमेंट बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ताकि मैं बिजनेस का सही ग्रॉस प्रॉफिट पता कर सकूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट की स्थिति बताएगा, इसी प्रकार से बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्थिति बताएगा। तो हर अकाउंट बनाने का अपना एक पर्पस होता है, बात समझना। हर अकाउंट क्रिएट करने का अपना एक पर्पस होता है। तो मेरे परचेज से अगर 10 लाख रुपीज सीधी ग्रॉस प्रॉफिट में चले, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में चला गया, तो क्या मेरी सही स्थिति बताएगा ट्रेडिंग अकाउंट? क्योंकि मुझे पता है कि इस 10 लाख में से 1 लाख रुपया जो है, 1 लाख रुपए का जो माल है, वो मैंने वास्तव में बिजनेस के पर्पस के लिए यूज नहीं किया, कुछ और यूज कर लिया। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं सीधा सीधा ट्रीटमेंट क्या करता? चैरिटी एक्सपेंसेस है, मैं यहां ट्रीट नहीं करता, मैं उसको यहां ट्रीट ना करके चैरिटी हेड में डालता, ड्राइंग हेड में डालता। फिक्स एसेट्स के फॉर्म में था तो मैं फिक्स एसेट्स में डालता। पर एक बार गलती हो चुकी है, गलती ये हुई, गलती नहीं कहेंगे, उस वक्त हमें पता नहीं था, हमने सारा का सारा परचेज में से कर लिया, कोई बात नहीं। अब हमें पता चला कि भैया इस गुड्स को हमने यहां डाल रखा है, परंतु ये पूरा का पूरा माल बिजनेस के पर्पस के लिए यूज नहीं हुआ है। इसमें से 1 लाख रुपए का माल मान लीजिए किसी और पर्पस से हुआ है, किसी और पर्पस के लिए शिफ्ट कर दिया, तो मुझे इस अकाउंट में से वो अमाउंट शिफ्ट करना पड़ेगा उसके रेस्पेक्टिव हेड में से। तो मान लीजिए 1 लाख रुपए का माल मैं डोनेशन में या चैरिटी के फॉर्म में दिया, तो मैं बाई चैरिटी लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा? बाई चैरिटी, ठीक है, और ये मैं शिफ्ट कर दूंगा चैरिटी के हेड के अंदर। यानी कि अब जो नेट बैलेंस है 10 लाख में से 1 लाख गया, पीछे रहा 9 लाख रुपीज। ये वो गुड्स है जो वास्तव में मेरे बिजनेस में यूज हुआ है। ये वो गुड्स है 9 लाख रुपीज का जो वास्तव में मेरे बिजनेस में यूज हुआ। तो ये अगर ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा तो मेरा P&L एकदम सही स्थिति बताएगा, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट एकदम सही मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बताएगा। तो मैं यहां से मीनिंग ये हुआ कि अगर पहले पता होता तो मैं यहां नहीं डालता, पहले पता नहीं था, अब पता चला कि कुछ और यूज हो गया। तो जितना यूज हुआ है उतना गुड्स
हम यहां से रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए ऐसे कट नहीं करते हैं, ये रिमूव का तरीका नहीं होता है। रिमूव का तरीका होता है इसका रिवर्स कर दीजिए, डेबिट में बैलेंस है उसको क्रेडिट से ले लीजिए। आगे हम इसका जब आपको लेजर पोस्टिंग करनी सिखाएंगे अकाउंट के अंदर, तब आपको बताएंगे कैसे अकाउंट क्रिएट होते हैं। यहाँ पे सामान्य भाषा में देखिए, सामान्य भाषा में सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर यहाँ पे मेरा 10 लाख का बैलेंस है और इस 10 लाख में से मुझे 1 लाख रुपए रिमूव करना है, क्योंकि परचेज अकाउंट में सिर्फ वही फिगर आएगा जो वास्तव में मेरे बिजनेस में यूज हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वही फिगर आना है। तो इसमें से रिमूव करने का मीनिंग हुआ कि इसके अगेंस्ट में मैं 1 लाख क्रेडिट कर दूंगा, पीछे 9 लाख मेरा बैलेंस रह जाएगा। ये वास्तव में सिर्फ वही माल होना चाहिए जो मैंने बिजनेस के सही पर्पस के लिए यूज किया। ठीक है, तो ये हुआ अकाउंटिंग कंसेप्ट के जहां पे हमें गुड्स का ट्रीटमेंट देना है। तो हमें यह समझना है कि ऐसी स्थितियां जहां पे गुड्स का अदर यूज हो गया, जैसे आपको क्वेश्चन में आया कि चैरिटी के लिए माल का प्रयोग किया, चैरिटी के लिए माल का प्रयोग किया। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आया और अमाउंट बताया उसने 10,000 रुपीज या 1 लाख पकड़ लीजिए, चलिए 1 लाख, तो ऐसी स्थिति में हमें जो अकाउंट मिले, हमें अकाउंट कौन कौन से मिले, एक तो मिला माल, माल का मतलब ये हो गया गुड्स। अब ये यहां से हमारे गुड्स से, हमारे बिजनेस से गुड का आउटफ्लो हुआ है। क्या हुआ है, बिजनेस का यहां से गया है ना, ये आउटफ्लो हुआ है, परंतु आउटफ्लो के लिए मेरे पास अकाउंट जो था या तो सेल्स का था या था परचेज रिटर्न का, और कोई तरीका नहीं था। तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों ही नहीं है, न तो ये है न ये है, तो मैं क्या करूंगा, इस माल को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरा परचेज अकाउंट ही यूज करूंगा। पर जब मैं खरीदता हूं तब मैं डेबिट करता हूं। अब ये मेरा माल कम हो रहा है, परचेज के अकाउंट से मुझे हटाना है, तो परचेज को मैं क्रेडिट करूंगा। तो एक तो अकाउंट मुझे ये मिल गया, दूसरा वो अकाउंट, वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस जिस पर्पज की आपने गुड्स यूज किया है, चैरिटी के लिए यूज हुआ, तो चैरिटी बिजनेस के लिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। ये हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में जब भी आप एक्सपेंसेस की बात करोगे, लॉसेस की बात करोगे, तब उसे किया जाएगा डेबिट। ये हम बहुत अच्छे से पहले ही पढ़ चुके हैं। सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि परचेज में से, परचेज को जब क्रेडिट कर रहा हूं, इसका मीनिंग ये हुआ कि पहले मैंने परचेज को डेबिट कर रखा था, जितना अमाउंट मुझे डाउन करना है उस पर्पस के लिए यूज नहीं हो रहा है, उतना मैं उसको डाउन कर दूंगा, यानी कि क्रेडिट कर दूंगा, और डेबिट कर दूंगा यानी कि क्रेडिट्स को हटा के शिफ्ट कर दूंगा उस हेड में जिस हेड के लिए वो प्रयोग हुआ है। मीनिंग ये हुआ कि जब अगर बात करेंगे चैरिटी के लिए यूज हुआ, तो मेरी एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट। देखिए क्या हो रहा है, सिंपल, मैं उस अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं जिस हेड में लाना है, और टू परचेज, मैंने माल परचेज अकाउंट से हटा दिया, क्रेडिट कर दिया मतलब हटा दिया। चैरिटी की जगह अगर डोनेशन होता तो मैं डोनेशन अकाउंट डेबिट करता। चलिए, डोनेशन की जगह मान लीजिए ये फ्री सैंपल के फॉर्म में मैं डिस्ट्रीब्यूट करता, तो मैं फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट कर दूंगा। ये ड्राइंग के फॉर्म में होता तो मैं से क्या करूंगा, ड्राइंग को डेबिट कर दूंगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। जिस पर्पस के लिए वो माल गया है परचेज से हटा के उस पर्पज में शिफ्ट कर दूंगा। अगर इस माल का यूज कर दिया बिजनेस के लिए, कोई फिक्स एसेट्स क्रिएट करने के लिए, तो फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट कर दूंगा। परचेज किया था और लॉस हो गया, तो ऐसी स्थिति में मैं लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, जिस पर्पज के लिए यूज हो गया उस पर्पज को मैं करने वाला हूं डेबिट। सिंपल मीनिंग ये हुआ, परचेज अकाउंट का उतना ही बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा जो वास्तव में बिजनेस में इस स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर और देखते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, पास नेसेसरी एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। भैया ये जो ट्रांजेक्शन है, इन ट्रांजेक्शन के लिए जो भी जर्नल एंट्री होती है वो आपको पास करनी है।
ये हमें क्वेश्चन नंबर कहता है 8। गुड्स विड्रॉल फॉर ओनर फॉर पर्सनल यूज। भैया माल जो आपने खरीदा था, गुड्स विड्रॉल, वर्ड क्या आ रहा है देखिए, गुड्स विड्रॉल, ठीक है। गुड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो शब्द मिला वो है परचेज। उसका उसने विड्रॉल कर लिया है, देखिए बिजनेस से, काय के लिए किया है, ओनर्स फॉर हिज पर्सनल यूज। अब अगर वो पर्सनल यूज के लिए कोई भी काम करेगा तो मेरे पास जो अकाउंट मुझे मिला वो मिला ड्राइंग अकाउंट, और गुड्स का विड्रॉल किया है तो मेरे पास अकाउंट क्या था, गुड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, गुड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास है परचेज अकाउंट। तो दूसरा अकाउंट मुझे मिल गया कौन सा, परचेज अकाउंट। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले ड्राइंग कौन सा अकाउंट है, ड्राइंग मेरे लिए हो गया पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग जो है वो मेरे लिए हो गया पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, अगर पर्सनल अकाउंट जब भी रिसीवर की पोजीशन में होता है उससे डेबिट करो, और पर्सनल अकाउंट अगर गिवर की पोजीशन में होता है आप उससे क्रेडिट करो। यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट जो है प्रोप्राइटर का अकाउंट है, बिजनेस ऑनर को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है, और उसने हमारे यहाँ से बिजनेस से माल निकाला है तो वो हो गया रिसीवर की पोजीशन में, तो मुझे उसे करना पड़ेगा डेबिट। दूसरा अकाउंट रहा परचेज का। परचेज मेरे लिए कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। परचेज मेरे लिए मैंने बहुत डिटेल ऑलरेडी आपको बता दिया, नॉमिनल अकाउंट है। खर्चे और लॉसेस को हमेशा डेबिट किया जाता है, इनकम और रेवेन्यू को क्रेडिट किया जाता है। परंतु यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे खर्चे, परचेज वाले जो खर्चे हैं, दूसरा खर्चा बढ़ेगा वो अलग मैटर है। मेरा जो परचेज वाला अकाउंट है जो नेचुरल वे से डेबिट था, उसमें से उसका बैलेंस मुझे डाउन करना है, इसके लिए मैंने उसे क्रेडिट करना है। मॉडर्न अप्रोच से समझ लीजिए, मॉडर्न अप्रोच में जो मेरा परचेज का अकाउंट है वो मेरे एक्सपेंसेस और लॉसेस को रिप्रेजेंट करने वाली कैटेगरी का अकाउंट है, और अगर ये इंक्रीज होंगे तो मैं डेबिट करूंगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ये डाउन हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, इसके लिए मैं परचेज अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। अब परचेज को क्यों क्रेडिट कर रहा हूँ इसको मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं ऑलरेडी पिछले लगभग 30 मिनट्स इसके ऊपर स्पेंड कर चुका हूँ। एंट्री जो मिली मुझे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है भैया, एंट्री कर लीजिए आप जल्दी से। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये मेरी हो गई जर्नल एंट्री। ट्रांजैक्शन में मेरा जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो है 1000 रुपीज़ का, तो चलिए 1000 मैंने लिख दिया डेबिट के अंदर, 1000 ही मुझे क्रेडिट में लिखना है। बीइंग गुड्स यूज फॉर पर्सनल यूज, बीइंग गुड्स withdrawn फॉर पर्सनल यूज, ये आप लिख सकते हैं नरेशन। ट्रांजैक्शन के डेट है वो 1 अप्रैल की डेट है, उसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और जल्दी से बढ़ जाते हैं हमारे अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। देखिए अगला ट्रांजैक्शन क्या कहता है। अगला ट्रांजैक्शन है 2 अप्रैल का, 2 अप्रैल का ट्रांजैक्शन है। 2 अप्रैल का ट्रांजैक्शन देखिए जरा क्या कहता है। 2 अप्रैल का ट्रांजैक्शन मुझे कह रहा है भैया गुड्स चलिए आइए जल्दी से आप 2 अप्रैल के ट्रांजैक्शन की तरफ। 2 अप्रैल का ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, गुड्स यू कुछ एरर है, इसको सॉल्व आउट कर देते हैं। चलिए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल,
तो जो माल है उसका आपने सैंपल के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कोई बात नहीं। पहले आपने माल खरीदा था, अब उसका आप क्या यूज़ करते हो वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे जो बात से फ़र्क पड़ता है वो ये है कि जो मेरा गुड्स था मैंने मेरी बुक्स में परचेज के फॉर्म में लिया था, और अगर आप सेल करने के अलावा किसी भी इंटेंशन से इसको यूज़ करोगे तो मैं मेरे परचेज अकाउंट से उसको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो दूसरा जो अकाउंट मिला फ्री सैंपल मान लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट एज ए सैंपल मान लीजिए, तो सैंपल अकाउंट कह दीजिए, दूसरा मेरा अकाउंट हो गया। तो ये दो अकाउंट मिल गए जिनको कि मुझे मेरी बुक्स में लाना है। हमारे बिजनेस के अंदर अगर हम हमारे आइटम को एज ए फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। ये हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है, यानी कि ये हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट हो गए, नॉमिनल अकाउंट हो गए। बिजनेस में गुड्स को प्रमोट करने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। आपने देखा होगा कई बार मॉल के अंदर आपको फ्री में जलजीरा, चाय, जूस, ये तरह की चीज़ें बनाए पिलाई जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये समझिए वो आदमी अपना प्रमोशन कर रहे हैं, आपको अपना गुड्स टेस्ट करवा रहे हैं ताकि फ्यूचर में आप उसे खरीद सको। तो जिस वक्त ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है विदाउट एनी कॉस्ट, बिना सेल किए, अगर कोई आदमी इसको सैंपल के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो वो मेरे बिजनेस के लिए है क्या, एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट है। एक्सपेंसेस और लॉसेज को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट को मैं हमेशा करता हूँ डेबिट। ठीक है, और चूंकि मैंने पहले इस गुड्स को एज ए परचेज के फॉर्म में ला चुका हूँ तो परचेज जो है वो भी मेरा नॉमिनल अकाउंट ही है, वो भी मेरा नॉमिनल अकाउंट है। तो जब ये मैंने माल खरीदा था तो मैंने उसको परचेज में बुक कर लिया था, एज ए एक्सपेंसेस ट्रीट कर लिया था। ठीक है, एक्सपेंसेस या लॉसेज वाले अकाउंट थे, इसके लिए मैंने उसको डेबिट किया था, परंतु अब मैं उसको यहाँ से हटा के इस खर्चे के फॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ। बात समझना, ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा है, बस गलत जगह से हटा के, क्योंकि माल सेल करने के लिए यूज़ नहीं हुआ है। मैंने कहा ट्रेडिंग में सिर्फ उतना ही गुड्स रखूँगा जो प्योरली सेल करने के लिए यूज़ हुआ है, सेल करके प्रॉफिट कमाया है। अदर देन दैट अगर आपने गुड्स का कोई भी यूज़ किया, मैं मेरे परचेज अकाउंट से रिमूव करने वाला हूँ, तो मैं उसे करने वाला हूँ क्या, क्रेडिट। ठीक है भैया, तो यहाँ से इस खर्चे को मैं डाउन कर दूंगा, इसके लिए मैं परचेज को करने वाला हूँ क्रेडिट। एंट्री क्या मिल गई मुझे, मीनिंग समझिए सिंपल सा है, परचेज वाला जो खर्चा था वो कम कर दो और जिस राइट हैंड का खर्चा है उस खर्चे को लेके आ जाओ, बहुत सिंपल है, कोई कंफ्यूजन वाली बात इसमें नहीं है। एंट्री क्या हो जाएगी मेरी, एंट्री हो जाएगी सैंपल अकाउंट डेबिट, सैंपल हो या फ्री सैंपल हो आप देख लीजिए, कोई बात नहीं, जो भी है सैंपल अकाउंट डेबिट। टू मैंने करना है परचेज, टू मैंने परचेज करना है। ट्रांजेक्शन में जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो 500 का है, तो 500 रुपीज़ में डेबिट करूँगा, 500 रुपीज़ में क्रेडिट करूँगा। ठीक है, ट्रांजेक्शन की डेट लिखना नहीं भूलना है, 2 अप्रैल की डेट है, ये भी मैं लिखूँगा। और क्या लिखूँगा, नरेशन बीइंग गुड्स यूज फॉर सैंपल, गुड्स यूज फॉर सैंपल। चलिए भैया, ये मेरा हो गया ट्रांजैक्शन का नरेशन। अब मैं जल्दी से बढ़ जाऊंगा मेरे अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला ट्रांजैक्शन क्या कहता है देखिए, गुड्स गिवन एज चैरिटी। ठीक है, चलो भैया, हमें क्या दिक्कत है, आपका गुड्स है, आप चाहे जहाँ यूज़ कीजिए। मेरे लिए ट्रांजैक्शन एक तो गुड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए परचेज अकाउंट हो गया, और एक हो गया चैरिटी, और एक हो गया चैरिटी। चैरिटी जो है वो मेरे बिजनेस के लिए डेफिनेटली एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो मेरे बिजनेस के लिए क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया,
मेरे बिजनेस के लिए नॉमिनल अकाउंट हो गया, बिजनेस का जो भी खर्चा होता है या बिजनेस के जो भी लॉसेस की बात करेंगे डेबिट करते हैं, इनकम और रेवेन्यू को क्रेडिट करते हैं। बिजनेस में चैरिटी से माल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, तो चैरिटी से अगर आपने माल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो मेरे बिजनेस के लिए वो है खर्चा, इसके लिए मैं उसे करने वाला हूँ डेबिट। अब बात करते हैं परचेज अकाउंट की। तो जो हमने अभी अभी आपको बात कही, ठीक वही बात फिर से रिपीट करेंगे। रिपीट ये करना है कि परचेज मेरे लिए है नॉमिनल अकाउंट, परचेज जो है मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट है भैया, नॉमिनल अकाउंट है। खर्चे को हमेशा डेबिट किया जाता है और इनकम और रेवेन्यू को क्रेडिट किया जाता है। परंतु यहाँ पर मेरा परचेज ऑलरेडी मैं पहले कर चुका हूँ, मैंने उस परचेज को डाउन करनी है, यहाँ से हटानी है, इसके लिए मैं उसे क्रेडिट करने वाला हूँ। ठीक है, 300 रुपीज अमाउंट इन्वॉल्व है। एंट्री क्या मिली? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये हो गई मेरी जर्नल एंट्री। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, मैंने क्या लिखना है? टू परचेज। सिंपल सा मीनिंग ये है कि 300 रुपीज का जो माल था जिसको मैंने परचेज में लिखा था, यानी कि अब उस गुड्स को मैं किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, तो जिस पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं यहां से निकाल के यहां शिफ्ट कर रहा हूं। बहुत सिंपल है। परचेज मैंने कम कर दी और जिस हेड में वो गया, चैरिटी के फॉर्म में गया, चैरिटी को डेबिट कर दिया, फ्री सैंपल के फॉर्म में गया, फ्री सैंपल को डेबिट कर दिया। ठीक है, तो मैंने राइट हेड का राइट जगह पे प्लेसमेंट कर दिया। यही तो मेरा अकाउंटिंग वर्क होता है। बीइंग गुड्स यूज्ड फॉर चैरिटी, बीइंग गुड्स यूज्ड फॉर चैरिटी। भैया चैरिटी के लिए आपने माल का काम में ले लिया है। ट्रांजैक्शन की जो डेट है वो 3 अप्रैल की डेट है। जल्दी से नोट डाउन करेंगे और बढ़ेंगे हम अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। देखते हैं अगला ट्रांजैक्शन हमें क्या कहता है। आइए अगला ट्रांजैक्शन कह रहा है टिम्बर यूज फॉर, ट्रांजैक्शन कहता है टिम्बर यूज फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर 500। भैया अब जो टिम्बर जो था वो हमारे लिए क्या है? गुड्स है, वो हमारे लिए गुड्स है। आपने उसका प्रयोग फर्नीचर बनाने के लिए कर लिया है। एज्यूम दैट फर्म इज टिम्बर मर्चेंट। जब आप ये एज्यूम करते हो कि टिम्बर मर्चेंट हो, अगर आप एज्यूम कीजिए कि आप टिम्बर मर्चेंट हो, तो जो टिम्बर आप यूज खरीद रहे हो वो आपके लिए परचेज है। तो आपने एक बार तो माल खरीदा, बाद में आपको खुद के ऑफिस के लिए माल चाहिए था, खुद के ऑफिस के फर्नीचर के लिए जब माल चाहिए था तो आपने यही फर्नीचर यूज कर लिया, यही माल यूज कर लिया। तो मेरे लिए जो एक अकाउंट मिला वो तो मिला मुझे परचेज का अकाउंट, पर जो दूसरा अकाउंट है वो मिला मुझे फर्नीचर का अकाउंट। मैंने आपसे कहा था कि आप गुड्स का जैसे प्रयोग करोगे मैं यहां से निकाल के यहां लेके आ जाऊंगा। अगर आपने ड्राइंग में लिया, मैं परचेज कम करके ड्राइंग में डाल दूंगा, और परचेज कम करने का मतलब हुआ परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना है। आपने चैरिटी में गुड्स को यूज किया, मैं मेरी परचेज डाउन कर दूंगा, मैं मेरी परचेज डाउन करके चैरिटी में डाल दूंगा। आपने फ्री सैंपल के फॉर्म में यूज किया, मुझे कोई एतराज नहीं है, मेरी परचेज कम कर लो ताकि मेरा ट्रेडिंग पोजीशन सही बताए, ट्रेडिंग अकाउंट सही पोजीशन बताए, और उसको मैंने कहाँ डाल दिया? सैंपल के फॉर्म में डाल दिया। आपने कहा कि भाई मैंने फर्नीचर में यूज किया, फर्नीचर मेरे लिए फिक्स एसेट्स है, मैंने कोई एतराज नहीं है, आप जहाँ चाहे वहाँ यूज करो, बस मुझे मेरा परचेज अकाउंट ठीक करना है, मेरा एकमात्र इंटेंशन ये है। तो जो फर्नीचर अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट मेरे लिए कौन सा हो गया? ये मेरे लिए रियल अकाउंट हो गया, व्हाट कम्स इन वाली स्थिति में होगा
तो मैं हमेशा इसे डेबिट करूंगा, परंतु जब ये जाएगा गोज आउट वाली स्थिति में होगा, मैं हमेशा हमेशा उसे करने वाला हूँ क्रेडिट। अब यहाँ पे मैंने फर्नीचर बनाया है, कम्स इन वाली स्थिति हो गई, तो मुझे फर्नीचर को तो डेबिट करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आपको बार बार ये नहीं बताऊंगा कि जो परचेज अकाउंट है वो मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट है, खर्चे को मैं डेबिट करता हूँ, परंतु मैं पहले उस खर्चे को बुक कर चुका हूँ, अब मुझे इसकी वैल्यू डाउन करनी है, तो मैंने उसे क्रेडिट करना है। अंडर मॉडर्न अप्रोच में बता चुका हूँ कि जो जो नो परचेज अकाउंट है वो हमारे एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट है, नेचुरल बैलेंस डेबिट होता है, और कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें हमारे खर्चे कम हो रहे होंगे, डिक्रीज हो रहे होंगे, ऐसी स्थिति में मैं उसे करने वाला हूं, क्या करने वाला हूं, क्रेडिट। ठीक है भैया, ये हो गया मेरा 4 अप्रैल का ट्रांजैक्शन। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप भी। एंट्री क्या हो गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मैंने करना है परचेज अकाउंट। चलिए मैंने लिख दिया टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट लिखने के बाद में मुझे ट्रांजैक्शन का अमाउंट देखना है, वो है 5,000 रुपये। तो भैया 5,000 का माल मैंने डेबिट लिख देना है, 5,000 का माल मैंने क्रेडिट लिख देना है। ट्रांजैक्शन की जो डेट है वो 4 अप्रैल की डेट है, वो भी आप नोट कर लीजिए। साथ ही साथ नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स यूज फॉर फर्नीचर, बीइंग गुड्स यूज्ड फॉर फर्नीचर। भैया आपने फर्नीचर बनाने के लिए गुड्स का प्रयोग कर लिया, बहुत सिंपल है। पढ़ते हैं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला ट्रांजैक्शन हमें क्या कहता है, ये है 5 तारीख का ट्रांजैक्शन। 5 तारीख का ट्रांजैक्शन कहता है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। चलिए भैया माल खरीदा था, फायर ने आपका नुकसान कर दिया उतने माल का। अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, 3,500। कोई बात नहीं, एक मेरा जो अकाउंट मिल गया मुझे परचेज अकाउंट मिल गया, और जो दूसरा है वो हो गया लॉस बाय फायर, ये मुझे दूसरा अकाउंट मिल गया। डिस्ट्रॉयड बाय फायर कर दीजिए या लॉस बाय फायर कह दीजिए, ये मुझे दूसरा अकाउंट मिल गया। लॉस बाय फायर जो है मेरा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल अब आप रट चुके होंगे, एक्सपेंसेस और लॉसेस को हमेशा हमेशा डेबिट किया जाता है। ये बोल रहा है कि आग लगने की वजह से आपको नुकसान हो गया, तो भैया नुकसान हुआ तो मैं इसे करूँगा डेबिट। इस बात में अब मुझे कोई दो राय नहीं है। अब बात करेंगे, मैंने जब माल खरीदा था परचेज अकाउंट में खरीदा था, मेरा जो माल पहले परचेज अकाउंट में नॉमिनल के फॉर्म में एक्सपेंसेस में खड़ा है, यानी कि पहले मैंने डेबिट किया था, अब मुझे उतने एक्सपेंसेस से मेरे अकाउंट को डाउन करना है, इसके लिए मैं उसे क्रेडिट करने वाला हूँ। तो अब मेरी एंट्री क्या हो गई है, मेरी एंट्री हो गई है, देखिए लॉस बाय फायर, लॉस कह दीजिए, डिस्ट्रॉय कह दीजिए, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। अमाउंट जो इन्वॉल्व है 3,500 रुपये है, तो आप 3,500 लिख दीजिए डेबिट के अंदर, और 2 हो जाएगा परचेज अकाउंट, ये मेरा दूसरा अकाउंट हो गया। और अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखूंगा 3,500। साथ ही साथ ट्रांजेक्शन की जो डेट है वो 5 अप्रैल की डेट है। बीइंग गुड्स, नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर या डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। भाई फायर की वजह से हमें इतने गुड्स का नुकसान हो गया। आपकी सामान्य भाषा में ट्रांजैक्शन को आप कीजिए रिकॉर्ड, बढ़ जाएंगे अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। गुड्स लॉस इन ट्रांजिट। चलिए भैया ट्रांजिट में आपको लॉस हो गया। ट्रांजिट का मतलब हुआ रास्ते में, जब माल आप खरीद रहे थे
और ट्रांसपोर्टेशन का काम चल रहा था, मतलब माल एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि हो सकता है जहाँ से आपने माल खरीदा और आपके पास पहुँचते पहुँचते रास्ते में ही कुछ नुकसान हो गया, रास्ते में ही नुकसान हो गया, तो हमें जो अकाउंट मिला, पहला मिला लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट पहला अकाउंट मिल गया। दूसरा मिल गया मेरा माल ही तो था, तो भैया जो गुड्स का आपको अदर जगह चला गया, मैंने कहा ना आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा परचेज में से मैं सिर्फ इतना रखने वाला हूँ जितना कि मैं एक्चुअली माल सेल किया है या सेल करने के पर्पज से लास्ट दिन में मेरे पास पड़ा है। उसके अलावा माल कहीं पे भी गया, चाहे फायर में हुआ हो, चाहे चैरिटी में हुआ हो, चाहे आपने फर्नीचर के यूज़ किया हो, चाहे आपने वट एवर रीज़न आया, मैं उस हेड में उसको शिफ्ट कर दूंगा। ये मेरे लिए हो गया नॉमिनल अकाउंट। लॉसेज हुए ना, तो नॉमिनल अकाउंट हो गए। नॉमिनल अकाउंट खर्चे और लॉसेज को करते हैं डेबिट। चलिए लॉसेज को डेबिट करते हैं, तो मैं इसे करने वाला हूं डेबिट। और परचेज को अब मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि जो परचेज अकाउंट है वो मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट है। सामान्य वे से एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट किया जाता है, परंतु मैं इसकी वैल्यू यहाँ डाउन कर रहा हूँ, इसके लिए मैं कर रहा हूँ इसे क्रेडिट। मॉडर्न अप्रोच में मैं आपको समझा चुका हूँ कि मॉडर्न अप्रोच में मेरा जो परचेज का जो अकाउंट है वो है मेरा एक्सपेंसेस और लॉसेस को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट। नेचुरल बैलेंस डेबिट होता है, और अगर ये डाउन होंगे, डिक्रीज होंगे, तो मुझे उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। जैसे आपको सही लगे वैसे आपको समझना है। मुझे एंट्री क्या मिल गई? मुझे एंट्री मिल गई लॉस इन ट्रांजिट। लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, ये वो अकाउंट हो गया जहां मैंने परचेज को माल हटा के शिफ्ट करना है। मुझे मेरे परचेज के अकाउंट से कम करना है और रेस्पेक्टिव हेड में डालना है। रेस्पेक्टिव हेड क्या हो गया? लॉस इन ट्रांजिट। 2000 रुपये करने हैं डेबिट, 2000 रुपये करने हैं क्रेडिट। ट्रांजैक्शन की डेट रखनी है 6 अप्रैल, और नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, लॉस्ट इन ट्रांजिट। ठीक है, नरेशन लिख लीजिए और बढ़ जाइए अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला ट्रांजैक्शन क्या कहता है? अगला ट्रांजैक्शन कहता है कि भाई 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8।